हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंशुल पराशर जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे प्रोटोकॉल में ट्रीटमेंट में पैरालिसिस के या फिर प्रिवेंशन में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे कि ये जो स्ट्रोक है, पैरालिसिस, लकवा, ये हमको दोबारा ना हो। हमारे खाने पीने में, दवाइयों में, दिनचर्या में, एक्सरसाइज में, मेडिकेशन में, मेडिटेशन में, योगा में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ऐसा क्या क्या करना चाहिए हमको कि हमको ये दोबारा नहीं होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इसके लिए ऐसा क्या कार्य हो जिससे कि आपको दोबारा ना हो, पहले जान लेते हैं कि जो ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस होता है ये कितनी तरह का होता है और ये किस किस तरह से हमारे बॉडी को सफ़र कराता है। ये दो तरह का होता है दोस्तों, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है वो एक ब्लड का एक क्लॉट होता है जो कि कहीं पे हमारी जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे एक जगह रुक जाता है और उसके रुकने की वजह से जो उसके आगे के प्रोग्रेशन में जो खून की सप्लाई होती है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के उस पर्टिकुलर हिस्से को वहाँ पे ब्लड नहीं मिलता। लेट सपोज मैं आप कि अगर ये पूरा एक ब्रेन है और ब्रेन में यहाँ पे एक आर्टरी जा रही थी, तो अगर वो जो क्लॉट है, अगर वो क्लॉट यहाँ पे आ गया, देखिए अभी उसने पूरी जगह नहीं घेरी है, लेकिन जैसे कि आगे जाके ये आर्टरी का साइज़ तो हो रहा था छोटा और क्लॉट इतना बड़ा था, तो अगर ये आगे पहुँचते पहुँचते इस क्लॉट ने यहाँ पे अब पहुँच गया तो आगे की जो सप्लाई थी इस पूरी एरिया की, ब्रेन की, वहाँ पे अब ब्लड नहीं जाएगा। और अगर ब्लड नहीं जाएगा तो वो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो हो जाता है डेड, वहाँ पे हो जाती है नेक्रोसिस और फिर वो ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं होता। तो इसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। उसी की तरह एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। आइए अब जिक्र करते हैं दूसरे तरह का स्ट्रोक जो कि हेमरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं। ये हेमरेजिक स्ट्रोक्स बहुत क्या कहते हैं कि डिवास्टिंग होते हैं, इससे आपकी बॉडी में ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम ये बात करें कि ठीक कितने दिन में होता है, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक मान के चलते हैं कि अगर 6 to 9 मंथ में एक रिकमेंडेबल अच्छी रिकवरी लेके आता है, तो इस्चेमिक स्ट्रोक वही रिकवरी आपकी 3 महीने में लेके आ सकता है। तो रिकवरी लेट होती है हेमरेजिक स्ट्रोक में, ये आपके तीनों चीज़ों को अफेक्ट करता है। ये आपके स्पीच को, आपके मोटर सिम्टम्स को और आपके सेंसरी सिम्टम्स को, यानी कि आपका टच, पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड, सबकी सेंसेशन को, और मोटर यानी कि आपके शरीर की ताकत, और स्पीच मतलब बोलना। तो अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है तो एक बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाता है और इसमें रिकवरी भी लेट आती है। हेमरेजिक स्ट्रोक्स में क्या होता है कि डॉक्टर उस पर्टिकुलर एरिया में रीच करके, जैसे कि अगर मैंने बताया था यहाँ पे ही, अगर ये मान के चलते हैं कि इस वाली आर्टरी में वो क्लॉट नहीं था, बस यहाँ पे जो ब्लड था वो इतना तेज़ी से आ रहा था कि वहाँ पे उसने जो वेसल उस ब्लड को सप्लाई लेके जा रही थी, उस ब्लड को, वो वेसल उसके धार को, तेज को सहन नहीं कर पाई और वो फट गई। वो प्रेशर इतनी तेज़ था, कारण उसका यही होगा कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़, लेकिन वो जो सप्लाई थी वो इतनी तेज़ थी कि वो उसको सहन नहीं कर पाई और यहाँ पे वो आर्टरी रप्चर कर गई। अब रप्चर करने की वजह से इतने पूरे एरिया में ब्रेन के वो ब्लड यहाँ पे निकल गया, जिसकी वजह से उसमें वहाँ पे MRI में और CT स्कैन में आप देखेंगे वहाँ पे कुछ कुछ काला काला दिखता है, जो कि वहाँ पे ब्लड दिखाई देता है। और इसमें उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पेशेंट को देखते हैं कि उनमें डेथ और दूसरी मिसरीज ज़्यादा होती हैं हेमरेजिक केसेस में एज़ कम्पेयर टू इस्चेमिक स्ट्रोक्स। डॉक्टर को यहाँ पे एक क्रेनियोटमी करके, एक सर्जरी, यहाँ पे वो ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट को ओपन करके, काट के ओपन करके वहाँ से उस क्लॉट को हटाते हैं ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर कर पाए, और इस सर्जरी को हम लोग क्रेनियोप्लास्टी भी बोलते हैं। अब ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, इसके जो इंसिडेंसेस होते हैं ये कंपैरेटिवली टू कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इस्चेमिक स्ट्रोक। यानी कि अगर हम अपने क्लिनिक पे एक महीने में अगर हमने 50 से 70 के आसपास अगर हमने नए पेशेंट देखे, तो हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि करीबन 60 से 70% जो पेशेंट होंगे वो इस्चेमिक स्ट्रोक्स के होते हैं और बाकी हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं पेशेंट। अब इस्चेमिक स्ट्रोक जो होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो
क्लॉट बनता है उसका दो बहुत बड़े रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है कि अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, अगर आप अपना खून की जांच कराते हैं और आप उसमें आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ाया रहता है, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ा हुआ आया है और हाई डेंसिटी एचडीएल लिपोप्रोटीन अगर आपका कम आया है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को गड़बड़ाता है और यही कोलेस्ट्रॉल आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके साइड में जाके जमा हो जाता है और जमा होने की वजह से वो आपके ब्रेन के जो सप्लाई होती है ब्लड की उसको तेज़ कर देता है। जैसे आप जब बागवानी में पानी डालते हैं तो आप उसका नोज़ल आगे से दबा देते हैं, जब आप उसको दबा देते हैं तो पानी की धार तेज़ हो जाती है और दूर तक जाती है। इसी वजह से जब हम ब्रेन में वो क्लॉट आ जाता है तो वो हमारे ब्रेन में बहुत ज़ोर से स्ट्राइक करता है। शुरुआती तौर में पेशेंट को फील होता है अर्ली सिम्टम्स कि उनके सिर में दर्द है और एक पर्टिकुलर एरिया में भी दर्द आता है और हैवीनेस जैसी लगती है और उनका बीपी भी बढ़ा हुआ रहता है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत रहना चाहिए, तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, बीपी की दवाई नियम से खानी चाहिए और वो चीज़ें जो कि उनके बीपी को बढ़ा रही हैं, चाहे वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस है, आपका न्यूट्रिशन है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल है, सबको कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा रीज़न जो कि इस्चेमिक स्ट्रोक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि आपके ब्लड में अगर शुगर लेवल ज़्यादा होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपको लकवा होने का। अब जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी कोई ऐसी दवाइयाँ मिले जिससे कि उसकी बॉडी में ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और सेकेंडली उसको हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे जाके उसके पैरालिसिस की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसके हाथ पैरों की ताकत अगर कम हुई है, अगर उसकी सेंसेशन थोड़ी कम हुई है, अगर उसका बोलना थोड़ा कम हो गया है या स्पीच में कुछ स्लरिंग आ गई है, तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। तो मेडिकल सर्विसेज में क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया है तो ये बात सब लोग ध्यान से सुनिए कि उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक फर्स्ट एड सेंटर पे ले जाना चाहिए या फिर एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाना चाहिए। अगर आप खुद ये बात पता लगा लें कि उस पेशेंट को एक स्ट्रोक हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पता लगा सकते हैं तो आप जल्दी से जल्दी एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुँचिए, वहाँ पे डॉक्टर उसका पता लगाएंगे कि वाकई में वो एक स्ट्रोक केस है या नहीं है। अगर आप पहले 4 घंटे में वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम होता है TPA, मतलब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये यहाँ पे एक इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को अगर पहले 4 घंटे में पेशेंट को लग जाए तो उसके सर्वाइवल ऑफ रिकवरी या रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और ये पैरालिसिस उसको कम परेशान करता है। उसके बाद में उसकी जो कोलेस्ट्रॉल की और डायबिटीज़ की दवाइयाँ होती हैं वो चलती हैं ताकि उस जिस चीज़ों ने उसको बढ़ाया है, जिसकी वजह से वो हुआ है, वो कंट्रोल में आ जाए। और साथ ही साथ अर्ली फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। लेट सपोज कि अगर पेशेंट को आज स्ट्रोक हुआ है और उसके अगर सारे वाइटल्स नॉर्मल होते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो, उसका एम्बुलेशन स्टार्ट हो। जितना जल्दी वो चलना स्टार्ट करेगा, वॉकिंग स्टार्ट करेगा, अपने हाथ पैरों पे वज़न डालेगा, उतना रिकवरी अच्छी आएगी। अगर पेशेंट खुद अपने आप नहीं चल सकता है तो उसको गेटर्स पहना के, उसको ब्रेसेस पहना के, और आजकल तो एक्सोस्केलेटन रोबोटिक्स भी आ गए हैं जिसको पहना के पेशेंट को हम लोग जल्दी वॉक कराते हैं, जिससे रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो पेशेंट की फास्टर रिकवरी के लिए उसको एक रिहैब न्यूरो फिजियोथेरेपी सेंटर में रेफ़र किया जाता है या फिर उसको एक न्यूरोथेरेपिस्ट देखता है, चाहे तो उसके घर जाके या फिर उसको अपने क्लिनिक या सेंटर पे बुला के। यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर उसका पहले एक डिटेल एग्जामिनेशन करता है, फिजियोथेरेपिस्ट, जहाँ पे उसकी एक ताकत जो होती है, मैनुअल पावर जो होती है, उसकी टेस्ट होता है, उसकी जो सेंसेशंस होती हैं उसका टेस्ट होता है। उसको टेस्ट होने के बाद में ये सारी चीज़ें नोटेड होती हैं कि हम आज जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे जो हमारे जो पैरामीटर्स कहिए या फिर जो हमारे स्टैंडर्ड्स बोलिए, वो आज ये हैं फाइंडिंग्स हमारे पेशेंट की। और जब हम इसके साथ काम करेंगे तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम जो रिकवरी लेके आएंगे, उस रिकवरी को हम आज के इस रिकवरी से 6 महीने बाद की रिकवरी से कंपेयर करेंगे।
तो उससे हमें एक पता चलता है कि पेशेंट पिछले 6 महीनों में या 3 महीनों में कितना रिकवर किया। तो ये सारे काम जो होते हैं ये एक जो एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी देखरेख में होते हैं। और यहाँ पे सेंटर्स में उसकी एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज होती है, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होती है, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइज होती है, गेट ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ बहुत स्किल ट्रेनिंग के साथ में उसके इस कंडीशन को इम्प्रूव किया जाता है, जिसमें कि हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरो मस्कुलेशन जो फैसिलिटेशन टेक्निक्स होती हैं PNF वो काम आती हैं। हमारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक यानी कि NDT टेक्निक्स होती हैं वो काम आती हैं। और साथ ही साथ हमारी बबात बर्नस्टोम जो कि बहुत सारे जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हैं उसके द्वारा भी इन पेशेंट्स के साथ में एक्सरसाइज ट्रीटमेंट किया जाता है और उससे पेशेंट अच्छा रिकवर करता है। जो मैक्सिमम रिकवरी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक स्ट्रोक केसेस में वो हम पहले 6 महीने में रिकवर करते हैं। जो पेशेंट जल्दी से जल्दी अपनी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं उसमें रिकवरी बहुत अच्छी आती है। पहले 6 महीने में रिकवरी आपकी 70 से 80% तक आती है। जो जितना लेट स्टार्ट करेगा वहाँ पे चांसेस ऑफ रिकवरी उतना ही स्लो हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के तहत हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी के तहत हम लोग पेशेंट को सिखाते हैं कि जो पार्ट आपका मूवमेंट नहीं कर पा रहा है उस पार्ट्स को दोबारा मूवमेंट करें। ब्रेन को सिखाया जाता है कि जो टिश्यू आपका डेड हो गया है उसके सराउंडिंग के जो टिश्यू है उसको ट्रेन किया जाता है कि वो जो डेड पार्ट है उसको उसका फंक्शंस को सीखें। इससे पेशेंट के हाथ और पैरों में मूवमेंट बहुत जल्दी आता है। इसके अलावा पेशेंट को अपनी मेडिकेशंस, एक्सरसाइज, जो स्ट्रेस है उसको कम करना पड़ता है, एंजाइटी उसको कम रखनी पड़ती है और इसके साथ साथ उसको अपनी खुराक और डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं जिसको ध्यान देने से अगर आपको एक बार स्ट्रोक हुआ है और अगर आप नियम से अपना एक्सरसाइज, डाइट, मेडिकेशन, स्ट्रेस इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको स्ट्रोक दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मैं छोटे शब्दों में बोलूं, जिस वजह से आपका पहला स्ट्रोक हुआ था अगर आप उन्हीं वजह को पीछे कर लेते हैं और उनसे जो अपोजिट वजह है उसको आगे लेके आ जाते हैं तो आपको दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस कम होते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें आपको शेयर करनी है हमारे साथ में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी वीडियो में नीचे की तरफ हमारा नंबर, हमारा एड्रेस और वेबसाइट डिटेल सारी बार बार मेंशन होती हैं जिस पे आप कांटेक्ट करके हमसे मिल सकते हैं, हमसे वीडियो कॉल के द्वारा मिल सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे शहर से बहुत दूर हैं, जैसे हम नोएडा में हैं, हम दिल्ली NCR के आसपास के पेशेंट को देखते हैं। अगर आप दूर हैं तो हम लोग वीडियो कॉल के द्वारा भी आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको बेनिफिशियल हो सकती हैं आपके लकवा फालिस को जल्दी ठीक करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।